नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। ये साल 2025 खत्म हो रहा है। बड़े हंगामेदार रहा, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहा। पॉलिटिकल मूवमेंट भी, एजिटेशन भी, आरोप प्रत्यारोप, हमला, सब कुछ चलता रहा। उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो गया, एक उपराष्ट्रपति जी चले गए, अपने आप चले गए, कैसे भेजे गए, ये सारी बातें भी हुई। और फिर चुनाव तमाम तरीके के हुए, चुनाव नतीजे आए, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर भी काफी हंगामा होता रहा। अभी तो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई कांग्रेस की, उसमें भी उन्होंने कहा, राहुल जी ने, कि भाई एसआईआर जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और उसमें हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, भले ही कांग्रेस उससे सहमत हो ना हो। बिहार के चुनाव में उसका कोई असर दिखा कि नहीं दिखा, बहुत सारी बातें। साल भर हम हमारे मित्र डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा जी से ज्ञान लेते रहते हैं, राजनीति पर, खासतौर से इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उस पर, इलेक्टोरल एनालिसिस पर। वो ऐसे सोचते हैं कि इनको कुछ समझ ना आए, तब भी हर बार समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तो हमने कहा कि सर, डॉक्टर साहब, साल भर आपने हमको झेला है, तो अब ये आखिर में कुछ बताएं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ और अब आगे क्या होगा। तो डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा जो है प्रोफेसर हैं, हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। आजकल बेंगलोर रहते हैं, पहले अमेरिका रह रहे थे, लेकिन वो रहे कहीं भी, इनका जो दिल है ना वो दिल्ली में बसता है, ये मैं जानता थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुक्म है सर, क्या हो रहा है, क्या हुआ, पहले तो ये बताइए आप, कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं इसको। ऐसा 2025 मुझे लगता है भारत के लिए काफी चैलेंजिंग साल रहा। पॉलिसी फ्रंट पे चैलेंजेस अगर आप देखें, टेरर अटैक्स हुए, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें तो यूएस के साथ हमारी एक कंट्रोवर्सी रही, टैरिफ्स लगाए गए, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर, वो लगभग एक जंग जैसी स्थिति आ गई थी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में रहते हुए रिजाइन कर जाते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठते हैं, और अंत में आते आते फिर जो हर साल होता है, प्रदूषण का पूरा मुद्दा सामने आ जाता है, और अभी हेडलाइन मैनेजमेंट हो रही है। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। साथ साथ कुछ पॉजिटिव्स भी दिखे सर। देखिए, बजट जो पिछले साल अभी इस साल आया, उसमें इनकम टैक्स के आप देखें स्लैब्स बढ़ाए गए, क्योंकि देखिए इकोनॉमी में काफी चैलेंजेस हैं। आपको दिखे ना दिखे, जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% दिखा रहा है, बट अंडरलाइन चैलेंजेस अभी भी इकोनॉमी में बहुत है। तो ये फिक्सेस बहुत जरूरी हैं। आपने देखा कि जीएसटी के रेट्स कट किए गए, लेबर कोड लाए गए, उसके बाद अभी अंत में आते आते भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया मनरेगा को लेकर। अभी अच्छा है या बुरा है तो बाद में पता चलेगा। मैंने भी इस पर लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में कि कुछ रिजर्वेशंस हैं इसको लेकर, कुछ पॉजिटिव भी है, बट ज्यादातर अभी रिजर्वेशंस हैं इसको लेकर। तो एक बहुत ही मिला जुला साल रहा, बट एक कठिन साल रहा। अगर हम राजनीति की, क्योंकि देखिए मैंने पॉलिसी से शुरुआत इसलिए करी सर, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं अब कि वी आर सो कंज्यूम्ड बाय पॉलिटिक्स दैट वी फॉरगेट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स व्हिच इज पॉलिसी। तो अब पॉलिसी पे अगर हम, मतलब ये चर्चा थी, और पॉलिसी में देखिए राज्य स्तरों पर भी कई चीजें हैं। अब जैसे बहुत ही दुखद चीज ये थी कि क्रिसमस के अवसर पर छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहां से वीडियोस आ रहे थे किस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेशंस में ऐसे कुछ तत्व थे जिन्होंने आके इंटरप्शंस किया, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कुलदीप सेंगर का आप देख रहे हैं, योगिता बयाना लगी हुई हैं। अभी मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट आई है। तो राज्य स्तरों पर भी चीजें हो रही हैं। कर्नाटका में अपना एक पॉलिटिकल चल रहा है स्ट्रगल। महाराष्ट्र में अभी बीएमसी चुनाव आ रहे हैं। कहने को हो बहुत कुछ रहा है, लेकिन पॉलिसी फ्रंट पर जो मैंने आपको शुरू में समरी दी वो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। बट हाँ, अंत में आते आते जो क्रिसमस के समय पर हमने देखा, उससे कहीं ना कहीं मुंह का स्वाद बहुत खराब हुआ। सभी का हुआ होगा। तकलीफ देने वाला है, मैं बहुत आप तकलीफ देने वाला लगा मुझे। आप, मैं आहत हुआ सर, क्योंकि हम बड़े हुए हैं एक ऐसे कल्चर में जहां हम सब त्योहार मनाते थे, और क्रिसमस खासकर ऐसा त्योहार है जिस पर आज तक कोई कोई उंगली नहीं उठी। 2-3 साल पहले तक छिटपुट सुनते थे, कहीं झारखंड के किसी इलाके में, छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में रायपुर में किसी मॉल में घुसकर हुड़दंग मचाना। और उसमें भी उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री जी चर्च में जाकर बिल्कुल। तो ये दोनों एक पैराडॉक्स कह लीजिए, कंट्राडिक्शन कह लीजिए।
अब उस पर क्या बोल सकते हैं, और उस पर चुप्पी भी रही, वो भी चुप्पी रही, बिल्कुल तकलीफ हुई। बिल्कुल। उदय प्रकाश जी की एक कविता, उसकी 2 लाइन मुझे याद आई, उस दिन मैंने चर्चा करते करते छोड़ दिया कि जब आदमी मर जाता है तो वो ना कुछ बोलता है, आदमी मर जाता है तो वो सुनता नहीं है, लेकिन जब आदमी बोलता नहीं है, जब आदमी सुनता नहीं है, आदमी मर जाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये सारी बातें जब देखते हैं कि लगता है कि भी बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। और ऐसा इसमें कोई नहीं है कि बीजेपी के राज्य वर्सेस नॉन बीजेपी के राज्य, सब हर एक ही है, अपने अपने चैलेंजेस हैं हर जगह के। चल। और खैर नॉन बीजेपी राज्य तो बहुत बचे भी नहीं है एक इसमें मतलब एक और इसमें एक बात है। तो अब जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं सर, इसमें मुझे लगता है कि पहले आप पॉलिसी पर एक बात समझाइए, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ा इंटरेस्ट है, आपने उस पर बहुत काम किया, पॉलिसीज पर भी आप काम करते हैं। एक तो ये छोटी चीज समझाइए, हम तो छोटे से लोग हैं, कि आप जीडीपी बढ़ा दी, रेट बढ़ा दी आपने, मतलब ग्रोथ रेट बढ़ गई, जीएसटी कट हो गया, टैक्सेस में कुछ कमी हो गई, ये सब आम आदमी को क्यों नहीं महसूस होता? मैं ज्यादातर लोगों से पूछा, ज्यादातर लोगों कुछ ओपिनियन पोल्स भी देखे, जिसमें कहा गया कि आदमी की जो तनख्वाह है वो उसको तनख्वाह बढ़ने के बाद भी उसका गुजारा नहीं हो रहा। अब डॉक्टर साहब जो है रोजाना समझाएं, जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ गई, महंगाई की दर कम हो गई, और डेवलपमेंट जितने हुए, इंडिजिनस हमने इतनी सारी चीजें शुरू कर दी, ये सब कहीं और करते हो क्या आप? इसमें सर 2 चीजें हैं। एक तो हम जीडीपी एवरेज देखते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि अगर जो टॉप पर व्यक्ति बैठा है, अगर सिर्फ वो भी ग्रो कर रहा है, तब भी आपको वो ग्रोथ में दिखेगा। मान लीजिए केवल इस देश में केवल 100 लोग थे, एक बड़े पूंजीपति और 99 गरीब लोग। अगर सबके सब 8% पे ग्रो कर रहे हैं तब भी 8% दिखाएगा, और अगर केवल एक पूंजीपति 20% पे ग्रो कर रहा है और बाकी सब बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे, वो तब भी 8% दिखाएगा। तो एक तो जब हम एवरेज देखते हैं ना, तो एवरेज के पीछे बहुत कुछ छिप जाता है। मसलन हम जब क्रिकेट की इसको मैं एनालॉजी देता हूं कि सचिन तेंदुलकर अगर 4 मैच में 50-50 रन मारे तब भी उसके 50 रन है, और उस 4 टीम में एक जिम्बाब्वे है, एक श्रीलंका है, एक पाकिस्तान है और एक ऑस्ट्रेलिया है, तो एवरेज 50 है। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर एक केवल जिम्बाब्वे के खिलाफ 200 मारे और बाकी 3 में 0 पे आउट हो जाए, भी एवरेज 50 है। तो एक तो ये है। दूसरा कि ये आप पॉलिसी में, हाँ, एक तो ये कारण है कि चाहे हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जो गैप है टॉप और बॉटम का, क्या वो श्रिंक हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि वहां पे काम करना बहुत जरूरी है। और उसमें भी विजय जी, आपको एक चीज समझ के, एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात जो मुझे समझ में आती है, एक तबका है जो बहुत ठीक ठाक समृद्ध तबका है, उसे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता पॉलिसी से, वो ठीक है, उसने इतना पैसा बना लिया है। एक तबका गांव में ऐसा अब आ गया है जिसको सरकार राशन से लेकर बैंक में पैसे तक सब मुहैया करा रही है, तकरीबन बेसिक कवर्ड है। फिर एक बीच का तबका है जो ना इधर का बैठता है ना उधर का बैठता है, वहां आपको डिस्ट्रेस ज्यादा दिखेगी, जिसे सरकार से कुछ मिल नहीं रहा और पॉलिसी का फायदा नहीं हो रहा, और पॉलिसी उसके हिसाब की बन नहीं रही है, और प्राइवेट मार्केट में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज है नहीं। तो ये सब जब हम इसको ऐसे ब्रेक डाउन करके देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि जो हमें आवाजें आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं, और बड़ा तबका है। दूसरी बात कि ये 8.25% में कैलकुलेशन कितनी दुरुस्त है, ये अपने आप में एक सवाल है। इसमें पॉजिटिव न्यूज ये है, क्योंकि मैं इसका पार्ट रहा हूं इन डिलिब्रेशंस का, पिछले 1-1.5 साल में, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया अब, केंद्र सरकार जीडीपी को एस्टिमेट करने के मेथड को पूरा रिवाइज कर रही है, और अब बेहतर सोर्सेज, बेहतर मेथोडोलॉजी से इसको करने की पूरी मंशा है। फरवरी से आपको नए तरीके से इन्फ्लेशन, नए तरीके से जीडीपी और नए तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा मिलेगा। और नया मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि मेकअप किया हुआ, कॉस्मेटिक मेकअप नहीं, पूरी सर्जरी हुई है प्रोसेस में, जो कि हर 5 साल में वैसे भी होती है, इसमें थोड़ा लंबा समय लग गया। तो ये जो आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा पूछा कि 8.25% हमें क्यों नहीं दिखता। आप देखिए 8.25% ग्रोथ है,
डॉलर सबसे महंगा हो गया है अपने इतिहास में रुपए के, 90-91 रुपए का। तो अब आप देखिए इनफ्लोज की बात हो रही है कि एफडीआई भारत में बहुत ज्यादा है, जितना आ रहा है उससे ज्यादा बाहर जा रहा है। अगर आप नेट एफडीआई इनफ्लोज देखे भारत में इस समय तो वो काफी काफी कम हो गया, 0 पे पहुंच गया था इनफैक्ट। हाँ, 0 पर पहुंच गया था। अभी पिछले दिनों में मेरी बात हुई, बराबर जैसा हो रहा है, कुछ मतलब एग्जैक्टली। तो चीजें हैं, कंसर्न्स हैं। अभी कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पुष्टि नहीं करूंगा उसकी, जो मैंने पढ़ा है वो मैंने एक अखबार से पढ़ा या किसी एक ईमेल पे एक एजेंसी के थ्रू पढ़ा कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हुए, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने वो पैसे को इन्वेस्ट किया, लेकिन कहां किया? फैक्ट्री और मशीन में नहीं। उन्होंने उस पैसे को, ज्यादातर पैसे को बॉन्ड और एफडी में लगा दिया। एफडी में लगा दिया। तो जब आप टैक्स रेट कट करते हैं कॉर्पोरेट का, आप इस उम्मीद से करते हैं कि जो उनका रेवेन्यू आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, उससे नए फैक्ट्री लगेगी, नए दफ्तर बनेंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वो बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ज्यादा रिटर्न अगर निफ्टी और सेंसेक्स में मिल रहा है तो फैक्ट्री क्यों लगाएंगे? मेक इन इंडिया ऑब्जेक्टिव था 25% हमारा जीडी मैन्युफैक्चरिंग करने का, वो आज भी 15% है। देखिए, सरकार की टांग खींचना आसान है, मैं केवल टांग नहीं खींच रहा, मैं बस बता रहा हूं कि यथास्थिति ये है। साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं, शायद सरकार को अपनी विफलताओं का अंदेशा है, इसीलिए सरकार बॉटम ऑफ द पिरामिड में, मेरा कहने का मतलब है बीजेपी सरकार और बीजेपी की राज्य सरकारें एटलीस्ट बॉटम ऑफ द पिरामिड में वो कैश ट्रांसफर और कई तरीके के प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को एक पक्का सोशल सिक्योरिटी दे रही है। लेकिन इस प्रोसेस में हो ये रहा है कि जो हमारी युवा शक्ति है उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। आप 10 साल पहले सुनते होंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बात थी। हाँ। इसका मतलब ये था कि भारत एक सबसे, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को जोर दिया था, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बहुत पहले से हम सुन रहे थे, जो इकोनॉमिक्स में लोग थे, कि हम एक ऐसी स्टेज में हैं जहां युवा सबसे ज्यादा है संख्या में हमारे देश में। तो अभी वो कारभार संभाले हुए हैं देश का, एक समय आएगा ये बुजुर्ग होते जाएंगे। और क्योंकि वैसे भी अब लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, तो जितने बुजुर्ग होंगे उनसे कम युवा आपको मिलेंगे, और उन बुजुर्गों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन युवाओं पे आएगी। आज से 25 साल बाद की मैं बात कर रहा हूं। तो ये गोल्डन पीरियड है जब आपको अपनी युवा शक्ति को एकदम हार्नेस करना है। लेकिन आपको मिल क्या रहा है? युवा तो प्राइवेट नौकरियां तो ऐसी मिल ही नहीं है जो उनके पसंद की हैं। क्यों लोग सरकारी नौकरी के एग्जाम देने के लिए 3-3, 4-4 साल बिता रहे हैं, गंदी गंदी ट्रेनों में जाकर एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देते हैं और पेपर लीक हो जाता है? बताइए, वो फिर भी ट्राई करते हैं। इसका मतलब जो आपका, और खासकर ये हर इलाके की बात नहीं है, ये कुछ इलाकों में सीमित ज्यादा है। उत्तर भारत, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया की जो क्राइसिस है वो साउथ और वेस्ट से अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि महाराष्ट्र में पेपर लीक नहीं होता या कर्नाटक में पेपर लीक नहीं होता या वहां पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की डिमांड रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारी युवा शक्ति जो यूपी बिहार जैसे बड़े बड़े राज्यों में अभी बैठी है, उसको जिस तरीके से हमको हार्नेस करना चाहिए था वो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। ये बहुत बड़ी विफलता है। सर, एक सवाल और इकोनॉमिक्स पे मैं आपसे समझना चाहता हूँ, फिर आगे पॉलिटिक्स पे करेंगे, क्योंकि आपसे इकोनॉमिक्स समझने में, एक तो आपने जो बात बताई कि भाई कैसे जीडीपी का असर क्यों नहीं हो रहा, दूसरी बात बताइए कि सरकार ने, जब आपने सोशल सिक्योरिटी का एक फैक्टर यूज किया कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में सरकार जो मदद कर रही है वो सोशल सिक्योरिटी उसको दे रही है, वो जी रहा है, ये एक हमारे सोशलिस्ट गवर्नमेंट का, भले ही हमारे संविधान में इसका लेकर विरोध हो रहा हो, लेकिन एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है। लेकिन क्या इसको मैं बिटर तरीके से कहूं तो ये फेलियर ऑफ पॉलिसीज नहीं है, क्योंकि आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को जब सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसका मतलब वो जो अपने आप काम करके कमा सकते थे, जिंदगी गुजार सकते थे, वो मौका आप उन्हें नहीं दे पाए। ये मतलब विजय जी, आप इतना बड़ा जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सागर को घाघर में भरने वाली बात है। मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की, और मैं कोशिश ऐसे करूंगा, ये आपको ऐसे बताऊंगा कि मेरे एक प्रोफेसर हैं कार्तिक मुरलीधरन, उन्होंने अभी एक किताब लिखी है, तो और वैसे भी उनसे चर्चा करेंगे तो वो ये सामने आएगा, कई इकोनॉमिस्ट आपको ये बताएंगे। देखिए, भारत एक बहुत ही विरला एग्जाम्पल है जहां पे डेवलपमेंट से पहले हमें डेमोक्रेसी मिल गई।
अगर आप बाकी देशों को देखें, चाहे वो ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका भी हो, जिस पर कैपिटा जीडीपी पर हमने मनरेगा जैसे कार्यक्रम शुरू किए, उन देशों ने उससे बहुत ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी पर आकर ये प्रोग्राम शुरू किए। कारण ये था कि जब शुरुआत में जो उनकी सिविलाइजेशन थी वो मोनार्की के अंडर थी, तो उनके पास एक अथॉरिटेरियन रिजीम था कि आप इधर चीज ऐसे करिए, ये ऐसे करिए, ये ऐसे करिए। आप एक ग्रोथ पे आ गए, फिर वहां पे बदलाव हुआ, डेमोक्रेसी आ गई। जब तक डेमोक्रेसी आई तब तक वो अमीर राज्य थे, अमीर देश थे। हम शुरू करते हैं एक बहुत ही गरीब देश के दर्जे से, जब हमको इंडिपेंडेंस मिलता है और डेमोक्रेसी मिलती है अंग्रेजों के जाने के बाद। तो हम ग्रोथ तो जैसी भी हो रही है, लेकिन डेमोक्रेसी के ऐसे पुल्स होते हैं कि हमें ये सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम देने पड़ते हैं। और खासकर आप देखिए कि सबसे ज्यादा पुश सोशल सिक्योरिटी में कब आता है, 2004-5 के आसपास, जब भारत का गोल्डन पीरियड चल रहा था ग्रोथ का। 2003-4 से लेकर 2010-11 जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी अच्छा कर रही थी, तो भारत उसमें उठ गया, बहुत उठ गया। तो ऐसे में लगा ये भी स्कीम डाल दो, वो भी स्कीम डाल दो, अब तो पैसा आता ही रहेगा। हाँ, पे 2008 का क्राइसिस आ गया, वो अलग बात है। लेकिन जब हमारे देश में गरीबी भी है लेकिन डेमोक्रेसी भी है, तो आपको या तो आप डेमोक्रेसी से कुछ ऐसा एफिशिएंट सोल्यूशन लेकर आइए कि आप गरीबी रात भर में ठीक कर दे। वो हो नहीं सकता। अगर फैक्ट्री लगेगी, लोगों को काम करने को बोलेंगे, लोगों के बोलेंगे कि आप भर भर के कंटेनर, आपको फैक्ट्रियों में रहना है, जो चाइना में जैसे होता है, तो क्या लगता है आपको क्या होगा यहाँ पे? तो दूसरी पार्टी आएगी, बोलेगी आप हमको वोट दीजिए अगली बार। ये तो हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि हर सरकार इस चीज को लेकर बहुत सेंसिटिव है। इसीलिए आप देखिएगा विजय जी, भारत में इकोनॉमिक राइट के नाम पे कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स में सब लेफ्ट लीनिंग है। जब मोदी जी शुरू में आए थे 14 में, तो बड़े सारे कॉलोनिस्ट कम्युनिटी को लगा था कि ये राइट लीनिंग प्रधानमंत्री हैं। वो राइट लीनिंग तो निकले, लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं, कल्चर और नेशनलिज्म में। तो ये हमारी वास्तविकता है, हमारी सच्चाई है हमारे सिस्टम की कि हमें सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और पड़ती है। लेकिन साथ साथ जीनियस इस बात में ये है कि क्या साथ साथ सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ आप एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं जिससे अगर ये पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी किसी किसान के घर में वो किसानी से निकलकर कोई ज्यादा पेइंग नौकरी कर पाए। और कार्तिक की जो किताब आई है अभी, कार्तिक मुरलीधरन की, उसमें चैप्टर्स हैं इस पर पूरे, कि जब भी कोई ट्रांजिशन होता है, कोई अगर परिवार का व्यक्ति जैसे मैं अपने घर का बता दूं, मेरे परिवार में पहले मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ये लोग बिजनेस करते हैं। अगर मैं इनको बोलता जब ये 25 साल के थे कि अब आपको देखिए प्रोफेसर बनना है, ये नहीं बन पाते। लेकिन एक ट्रांजिशन आता है हमारे देश में, तो उनकी जो अगली पीढ़ी है, मैं वो कर सकता हूं, क्योंकि मैं शुरुआत से उसकी तरफ, मैं उस एक लाइन मैंने पकड़ी। ऐसे ही किसी किसान को अगर आप बोले 30-35 साल के आप हो गए, अब आप फैक्ट्री में जाके काम करिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि उसकी अगली पीढ़ी के लिए आप नींव रख दें कि आपने किसानी अगर करनी है तो हाई यील्डिंग किसानी करनी है, नहीं करनी है तो आपको एक अच्छी नौकरी करनी है जहां पे आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो सोशल सिक्योरिटी हमारी सच्चाई भी है, जरूरत भी है, लेकिन वो हमारा अंत सत्य नहीं होना चाहिए। सर, अंतिम सत्य का तो मुझे नहीं पता, एक सत्य और समझना चाहता हूँ। एक तो ये जो आप ज्ञान देते हो ना कि भाई देश के साथ रहना है, देश को आगे बढ़ाना है, मेक इन इंडिया है और भारत का पासपोर्ट सबसे मजबूत हो गया, ये सब तो समझ में आती है बात, मतलब सुनी है मैंने, ऐसा समझ में तो मुझे कुछ आता नहीं। एक तरफ भारत सरकार का मतलब पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार एक पॉलिसी बनाती है बहुत अच्छी कि भाई आप पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती तो आपको किसी खास बड़ी फैक्ट्री में, किसी बड़ी कंपनी में आप इंटर्न हो जाएं, 1 साल काम करें। हालांकि मैं उसे 1 साल और बेरोजगारी को खिसकाने का बहाना सोचता हूँ, लेकिन और उसके बाद आपको 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 500 कंपनियों में 5000 लोग, जो नंबर आए, हो सकता है उसमें ऊपर नीचे नंबर। उसका नतीजा मैंने अभी इस साल देखा, जब 1 साल के बाद वो रिपोर्ट आई है तो उसमें 95 लोगों को नौकरी मिली है।
95। और उसमें 75 करोड़ रुपए खर्च हुए सरकार के, जिसमें से 60 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च हुए। ठीक है, ये तो खैर एक इशू है, लेकिन जब आप हमें ही ये सारा ज्ञान देते हो कि देश के साथ रहना है, देश के आगे बढ़ाना है, तो वो जो अरबपति हैं जो इस पिछले 10 साल में, 5 साल में सबसे ज्यादा पासपोर्ट सिटीजनशिप छोड़ के विदेशों में बस गए, क्या पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स है? फिर एक और आपसे पूछ रहा हूँ, आप जैसे हंसे उससे लगा कि ये तो बहुत ही मूर्ख सा व्यक्ति है। नहीं, ये मूर्ख नहीं, ये घाघर में सागर भरने वाला सवाल है एक और, कि आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं आपको कि हमारी प्रॉब्लम इस समय जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है, कि वो बढ़ कैसे रहा है। और मैं चाहता हूं कि हमारे देश में मिलीनियर्स बिलीनियर्स बने, बिल्कुल बने, लेकिन विजय जी अगर आप अनुपात देखें ना, भारत में इस समय जो बिलियनियर्स हैं पर कैपिटा जीडीपी के अनुसार, वो बाकी देशों से बहुत ज्यादा है, और ये अच्छा साइन नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारे में गरीबी भी कम है, ज्यादा है, और बिलियनियर्स भी ज्यादा है। और इस पर अभी अरविंद सुब्रमण्यम और देवेश कपूर, ये दो बहुत बड़े, एक तो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम, और एक देवेश कपूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, दोनों भारत से। इन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने एक ग्राफ दिखाया उसमें कैसे प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में भारत में मिलियनियर्स की संख्या सबसे ज्यादा में से है। तो अब आप बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ रहा है ना, और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ेगा तो उन मिलियनियर्स बिलियनियर्स को रहना तो उसी बंबई में है, उसी दिल्ली में है, जहां हवा पानी किसी का कुछ पता नहीं है, जहां जब बाढ़ आती है तो 100 करोड़ का घर भी गुड़गांव में, वहां गाड़ियां तैर रही होती हैं, हवा तो उनको वही लेनी है। तो ऐसा हो सकता है उनको लगता हो कि देखो भाई, पैसा बनाने के लिए जगह ठीक है, लेकिन रहने के लिए शायद हमें एक बेहतर जगह चाहिए, तो वो चले जाते हैं। अब इसमें क्या आप उनकी गलती मानेंगे, या आप उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर की गलती मानेंगे जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को होने दे रहा है? मुझे एक बात बताइए विजय, सिंपल सी बात है। तो इसमें सिर्फ सिंपल सा एक उदाहरण मैं देता हूं। अभी मैं इंडिगो में जो क्राइसिस हुआ अभी दिसंबर 2025 में, तो उसका कारण क्या था? एक बहुत बड़ा कारण था कि इस समय आपकी एविएशन सेक्टर में डुओपोली है जी। अब आप देखिए हमारे जो सेक्टर्स हैं, आप सीमेंट देखिए, आप एविएशन देखिए, आप टेलीकॉम देखिए, आप, मैं कहता हूं आप क्रिकेट के राइट्स पर भी देख लीजिए, सब में ही वही हाल है। सब में 2 से ज्यादा प्लेयर है ही नहीं। और एक समय था जब टेलीकॉम में हमारे पास 10 से 12 प्लेयर हुआ करते थे, एविएशन में 8 से 10 प्लेयर हुआ करते थे। अब इसमें सरकार की गलती नहीं है अगर कंपनियां गलत तरीके से चले या वो डूब जाए, इसमें सरकार की गलती नहीं है। लेकिन सरकार का काम एक कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर में ये है कि वो सही इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करे और इंश्योर करे कि मोनोपोली डुओपोली ना बने, कंपटीशन बना रहे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का दफ्तर है दिल्ली में, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है जो वो कर रहे हैं उसमें, वरना आज जो स्थिति है, इतने बड़े प्लेयर्स हो गए हैं मार्केट में, अलग अलग सेक्टर, तो बहुत बारीक काम भी करने होते हैं, छोटे छोटे मार्केट बहुत। अगर आप यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जाएंगे, आप देखेंगे किस तरीके से वो मर्जर्स और एक्विजिशंस पे बात करते हैं कि कंपनी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि, और ज्यादा यूरोप में, अमेरिका से ज्यादा यूरोप में इतनी भी नहीं होनी चाहिए बड़ी कंपनी, कल को अगर एक कंपनी हिल जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाए, जो कि इंडिगो के साथ देखा हमने। लेकिन वो इंडिगो को बनाया तो आप ही ने ना, मतलब पॉलिसीज के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, और उस पर मतलब सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वही उस सिस्टम को इस तरह से बनाते हैं। देखिए विजय सर, अब मैं ये इंडिगो एयर इंडिया चल रहा था डुओपोली, इसके पहले गो एयर डाउन गई, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम थी, जेट की अपनी प्रॉब्लम थी, किंगफिशर की अपनी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब पिछले 5 दिन में 3 नई एयरलाइंस को एनओसी मिला है जी। तो ये, और इन एयरलाइंस के बारे में मैं 1.5 साल से पढ़ रहा था, तो क्या आपको झटका लगना जरूरी था? आपको ये क्या पहले नहीं समझ जाना चाहिए था? नहीं, लेकिन एक चीज समझाइए, आपने सरकार को तो क्लीन चिट दे दी कि ठीक है सरकार की गलती नहीं है। नहीं, मैं ये गलती नहीं है, अगर गो एयर इस वजह से डूबी क्योंकि यूएस की किसी कंपनी ने उसको फॉल्टी इंजन सप्लाई कर दिए, तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं। नहीं, वहां नहीं, मैं इस स्तर पर कह रहा हूं कि इंडिगो कर रही थी, या जो क्राइसिस हुआ वो सब हुआ, लेकिन जब इंडिगो का क्राइसिस हुआ तो फ्लाइट्स के जो
टिकट रेट थी वो जैसे इन्फ्लेट किया, ये तो सरकार रोक सकती है ना। और एयर इंडिया ने किया, उसका फायदा एयर इंडिया ने उठाया। एयर इंडिया ने उठाया, बल्कि सब लोग जो भी थे उन्होंने उठा लिया। इवन तो विजय कैब जी, वालों ने, होटल वालों ने, सबने उसका फायदा उठाया, क्योंकि बिल्कुल मार्केट में उठाया। होटल भी बहुत महंगे हो गए, कैब्स बहुत महंगी हो गई, और जो आपकी सरकार की रेल है उसने भी उसी तरह से फायदा उठाया उसका। बाद में बहुत दिनों बाद कुछ डब्बे चलाए गए दिखाने के लिए, तो केवल झंडी दिखाने से काम थोड़ी चलता सर। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है, ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन मैं वो बात रेखांकित कर रहा हूं कि फजूल की बातों में सरकार को हम ब्लेम नहीं करते थे, लेकिन जहां करना है वहां जरूर करना चाहिए जी। अगर आप बोल दें कि वो डूब गई तो सरकार की गलती है, तो अब ये मैं हास्यास्पद मानूंगा। लेकिन 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 ऐसा क्या था कि सरकार को ये समझ नहीं आया पिछले 1.5-2 साल में कि मार्केट इतनी कॉन्सेंट्रेट हो गई है कि कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है। इसमें सरकार क्या कर सकती थी? इस पर जो क्या सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, आप जो बात कर रहे हैं, जिसको लेकर कहा गया कि भाई पायलट्स की कमी हो गई, क्रू मेंबर्स की कमी हो गई, तो सरकार ने पॉलिसी बना के कोई उसका फॉलोअप नहीं होता। और ऐसी पॉलिसीज तो स्टेक होल्डर्स के साथ बनती है, कोई अकेले तो बना नहीं लेते। तो खैर, अब मेरी आदत में है कि मैं केवल एक जो आम आदमी है जैसा मैं हूं उसके नजरिए से बात करता हूं, इसलिए आप जैसे बड़े लोगों को थोड़ा सा परेशानी भी होती हो। लेकिन अब हम ये बात करना चाहते हैं, चलिए पॉलिसीज पर बात हो गई, अब पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। एक तो सरकार जो पॉलिटिक्स कर रही है या सरकार जो करती है वो नहीं, हम विपक्ष की तरफ से बात करना शुरू करते हैं राहुल जी को लेकर। राहुल जी लगातार चैलेंज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, सरकार को, वो ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर कि जो वो एसआईआर का मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा चलाते हैं वो बहुत सही भी मुद्दा हो, तब भी वो अकेला मुद्दा नहीं है। राहुल जी को दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो आदमी से ज्यादा जुड़े, क्योंकि वोट चोरी और एसआईआर ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। मतलब कुछ करेंगे तो कुछ गड़बड़ होगी, कुछ नहीं होगा, और उससे देश का लोकतंत्र को इतना हिल नहीं गया। आप समझते हो कि राहुल की या कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है, मैं उसको आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या है क्या? मैं वही कह रहा था, जब हम पॉलिटिक्स पे आने वाले थे, मैं बस एक समरी 2025 की देना चाहूंगा कि जो बीजेपी लोकसभा 2024 में लड़खड़ाने जैसी लग रही थी, उसको झारखंड और महाराष्ट्र से संजीवनी मिली, और अब मुझे लगता है वो वापस पॉलिटिकल फ्रंट फुट पे आ गई। हाँ। इसमें कोई मुझे दो राय, दिल्ली भी जीत गए, बिहार थंपिंग जीते। उसके बाद अभी जो आने वाले चुनाव हैं उसमें ऑफ कोर्स वो टेस्ट होंगे, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी ने काफी कुछ रीगेन किया है जो उन्होंने खोया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इसमें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो है, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है विजय जी, बीजेपी का जो बैकएंड संगठन आरएसएस के साथ, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो। और बीजेपी के सांगठनिक ढांचे ने, क्योंकि मैं तो बिहार में स्वयं देखकर आया कैसे केशव प्रसाद मौर्य 2 बार मुझे दिख गए जिस होटल में मैं था, और कोई मैं बहुत बड़े होटल में नहीं रह रहा था। कई लोगों ने आपको बताया होगा, देवेंद्र फडणवीस आपको वहीं मिल गए, यूपी के कोई पुराने प्रेसिडेंट मिल गए। तो और ऐसे फील्डिंग सेट की गई थी सेक्रेटरी लेवल पे, मतलब जनरल सेक्रेटरी लेवल पे बीजेपी की, कि आपकी ये सीट है, आपकी ये सीट है। तो इसमें बीजेपी, मतलब कोई दो राय नहीं है। अब देखिए राहुल जी के साथ जो बात है कि कांग्रेस सांगठनिक पार्टी तो है नहीं, लेकिन मुद्दे वो ऐसे उठा रही है जिसको पहुंचाने के लिए संगठन चाहिए। मुद्दे वो उठा रही है एसआईआर जैसे, तो एसआईआर को तो घर घर पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी विजय जी, क्योंकि क्या है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट मुद्दा है। मेरे साथ नहीं हो रहा तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? सेंसिटाइजेशन उस स्तर तक नहीं पहुंची है ना अभी, और खासकर अगर किसी छोटे तबके के साथ हो रहा है फिर तो बिल्कुल ही मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना वोट पक्का है तो मैं तो दे दूंगा जाके, मिल जाएगा। और दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट मुद्दे को आप जब तक डेली के मुद्दों से नहीं जोड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मैं फिर बार बार बात करता हूं, अन्ना हजारे के समय जो हुआ कांग्रेस के साथ, उसके ना केवल करप्शन कारण नहीं था। उस समय क्या हुआ था, करप्शन के साथ महंगाई और एक सेंटिमेंट की जीडीपी हमारा ग्रो नहीं कर रहा, ये जुड़ गए थे। जुड़ गया। तो जब वो जुड़ जाते हैं तो आपको लगता है कि यार देखिए, ग्रोथ आपको पता चले ना चले, आपको महंगाई जरूर पता चलती, और जब महंगाई तक पता चलती है तो लगता है मेरी सैलरी तो बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जीडीपी ग्रोथ भी कम हो रही होगी, तो ये सरकार निकम्मी है।
तो उस समय और फिर केजरीवाल साहब और ये लोगों ने जोड़ दिया कि ये करप्ट हैं, इस वजह से हमारे पास हमारी जीडीपी नहीं बढ़ रही। मोदी साहब ने बोल दिया कि अगर मैं आऊंगा तो मैं स्विस अकाउंट से पैसा लाके 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल दूंगा। तो वो नैरेटिव जुड़ गया कि करप्शन की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, एसआईआर एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है करप्शन की तरह, तो उसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन क्या है जो सबको इंपैक्ट करे, केवल 15% 10% लोगों को इंपैक्ट ना करे? वो अभी तक बन नहीं पाया। जब इन्होंने लोकसभा में आरक्षण का मुद्दा उठाया था तो वो बन गया था मुद्दा, क्योंकि वो एक मास, आपने एक झटके में 20-22% लोगों को अपील कर दिया कि भाई तुम्हारा आरक्षण खतरे में है, अब देख लो तुम। और प्लस आपका अपना एक वोट बैंक था, तो वो एक एडिशनल स्विंग हुआ आपका दलित और ट्राइबल का आपकी तरफ, ओबीसी भी उसमें, कुछ ईबीसी भी आया आपकी तरफ। सब बात यह है कि व्यवहारिकता राजनीति में बहुत जरूरी, खासकर एक ऐसी बीजेपी के सामने जो उन लीडर्स से बनी है, आप उनसे कुछ भी क्रिप करें, लेकिन वो वोटर्स की जो सच्चाई है उसको जी कर ऊपर आए। तो जब वो जी कर आए, उनको उनकी भाषा भी बोलनी आती है, उनको उनके मुद्दे भी पता हैं, उनको वो लैंग्वेज भी पता है, चाहे वो हमेशा सही ना हो, जो लोगों को पसंद आती है। अब जो अभद्र टिप्पणियां होती हैं, आपको लगता है कि हमेशा गलती होती है? कई बार कैलकुलेशन भी होती है इसमें कि पता है रिस्की है, लेकिन मुझे पता है मेरी ऑडियंस ये पसंद करेगी, क्योंकि वो उस सच्चाई को जी कर ऊपर आए। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि कांग्रेस में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे वो निकल भी रहा है। बट नैरेटिव, एक नैरेटिव से कभी भी कुछ नहीं होगा विजय जी। बीजेपी के साथ, बीजेपी एक समय पर 6 नैरेटिव चलाती है, 7 नैरेटिव चलाती है, आपके दिमाग को कंफ्यूज करती है वो, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो। उसके सामने आप केवल जातिगत जनगणना और एसआईआर जैसे मुद्दे लाकर अगर आप सोचें कि पूरा स्विंग हो जाएगा आपकी तरफ, तो उससे आप न्यूज में बने रहेंगे, ये बात सही है। और कल को अगर बीजेपी से बहुत नाराजगी होती है और संगठन भी नहीं संभाल पाता, देखिए बीजेपी के साथ अब नाराजगी काफी नहीं है, हरियाणा में नाराजगी बहुत ही संगठन ने संभाल लिया, और बाकी रही सही कसर कांग्रेस ने कर दी पूरी कि भाई हमें नहीं जीतना। तो अगर नाराजगी है, संगठन उसको नहीं संभाल पा रहा और कांग्रेस अच्छे पत्ते खेल जाए, तब कर्नाटका हो सकता है जो 2023 में हुआ। लेकिन अदरवाइज आप अगर कोई ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि लोग मेरी तरफ स्विंग हो जाएंगे, तो ये वो मुद्दे नहीं है। इनसे आप न्यूज में रह सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव नहीं। तो अब जो चुनाव जीत रही है पार्टी लगातार, और अब देश के लोगों ने सोच लिया कि अब यही पार्टी रहेगी। जैसे एक जमाने में सुना करते थे कि अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता, वैसा अब ये सूरज जो है भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम में जाकर भी नहीं डूब रहा। क्या आपको ऐसा लगता है 2029 तक? और अब हर चुनाव की तो भाई वो तो जीत ही रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? नहीं, मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो ऐसे एम्पायर्स हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी, उनकी भी एक ढलान आई, उनका भी सूर्यास्त हुआ। कभी कभी वो एकदम से आता है, कभी भबक के आता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जो जिस तरीके से हमारी प्रणाली की व्यवस्था बनाई गई थी, अगर वो वही चलती रहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो कभी ना कभी तो बीजेपी का भी डाउनफॉल आएगा। लेकिन अगर प्रणाली से टेम्परिंग हो जाती है, तब फिर तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आप तो राहुल गांधी की बात करते हैं। ये तो हमारी उम्मीद है कि जो प्रणाली है वो इंटैक्ट रहेगी, और क्योंकि वो इंटैक्ट रहेगी तो हमको वो चौंकाती रहेगी समय समय पर, क्योंकि प्रणाली की फितरत ही यही है कि वो चौंकाएगी जैसे ही कोई पार्टी कंप्लेसेंट हो जाएगी। बट अगर आप प्रणाली को टेम्पर करेंगे, फिर तो आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहेंगे। तो अभी अगले कुछ चुनाव देखते हैं। बाकी प्रॉब्लम ये है विजय जी कि कांग्रेस भी या विपक्ष इन जनरल, आरजेडी का भी मैं चुनाव देखकर आया, सबकी बात नहीं कर रहा, बट आरजेडी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनके जो चुनाव हुए हैं पिछले कुछ समय में, या इवन उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, तो ये लोग भी काफी एक्सक्यूजेस दे देते हैं लोगों को ये परसेप्शन बनाने के लिए कि ये भी सीरियस नहीं थे चुनाव में। अब आप देखिए बिहार में आरजेडी का कैंपेन बहुत अच्छा नहीं था, वो रिलाय कर रहे थे कि नाराजगी है नीतीश जी से। चुनाव नहीं लग गया था कि ये चुनाव से पहले ही पीछे हो हाँ,
वो मतलब इतना कुछ खास था नहीं। हाँ, एक नाराजगी थी युवाओं में, वो पिछली बार भी थी, वो था उनकी तरफ एक क्रेज, वो जीत रहे थे उन सेक्शंस में तेजस्वी, और वो इसीलिए 37-38% वोट लेकर आए। कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, बहुत अच्छा वोट शेयर है, लेकिन एनडीए बहुत आगे निकल गया। आप हरियाणा की तो मैं कई बार बात करके थक चुका हूं, मेरी कई लोगों से इस पर डिबेट भी हुई है कि हरियाणा में वोट चोरी अगर हुई भी है, मैं कहता हूं मान लीजिए हुई भी है, तब भी कांग्रेस तो कितने 22,000 वोट से हरियाणा हारी है। तो मतलब अगर कांग्रेस जरा सा और दम लगाती तो जीत जाती, सिंपल सी बात है। वो तो जब बिहार में 12,000 से हारे थे तो जी, हरियाणा में 22,000 थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये आप टेम्पर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप राहुल जी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि ऐसे मैं कह रहा हूं कि मैं चाहे मैं वोट चोरी के मुद्दे पर कुछ भी मेरा विचार हो, क्योंकि मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, मैं इलेक्शन कमीशन के रवैये से खासा नाराज हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है पारदर्शिता को प्रमोट करना, एक ऐसी बॉडी की तरह एक्ट करना जो सब पार्टियों की बात सुनती है, लेकिन ऑफ लेट मुझे वो नहीं दिखता। मुझे उनमें एक एरोगेंस दिखती है, एक हेजिटेशन, रिलक्टेंस दिखती है कि हम क्यों बात करें। ये राहुल गांधी तो हमको बोलते हैं, अच्छा कांग्रेस भी फिर बोल देती है कि आपको आपके पीछे हम आएंगे जब हम सत्ता में आएंगे। तो ये स्तर नहीं है हमारे सिस्टम का, और इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन को जरूर दोष देता हूं कि उनका काम कविताएं पढ़ना नहीं है, उनका काम अपने आप को शाबाशी देना नहीं है कि रीपोलिंग नहीं हुई किसी भी बूथ पर, ठीक है, लेकिन हम बहुत आगे आ चुके हैं कि अब हम रीपोलिंग पे शाबाशी दें अपने आप को। सवाल ये होना चाहिए कि क्या कैंपेनिंग सही तरीके से हुई, क्या वो 10,000 रुपए जो बटे वो सरकार के नियमों के हिसाब से थे। मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं, अगर आपने झारखंड में अलाउ किया पैसा बट, क्योंकि वहां भी बटा था समय चुनाव के समय, बिहार में अलाउ किया, अगर दोनों ही गलत है तो दोनों ही आप रद्द कर दीजिए। मुझे कोई प्रेम नहीं है किसी पार्टी के लिए, लेकिन मुझे सिस्टम के लिए प्रेम है, जो सिस्टम बना हुआ है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं। एक किस्सा एक हमारे मित्र सुना रहे थे, वो पत्रकार है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने संपादक जी के साथ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उनका एक्सरे देख रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो हमारे संपादक जी का एक्सरे नहीं है। तो उनका कैसे नहीं है? उन्होंने अपने नर्सिंग स्टाफ को बुलाया, बोले ये उनका, बोले हाँ ये उन्हीं का है। तो उनका भाई ये नर्सिंग स्टाफ भी कह रहा है गड़बड़ तो हुई नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? तो उनका नहीं, इसमें स्पाइन दिख रही है, तो ये हमारे संपादक जी का तो नहीं हो सकता। तो क्या ये एक्सरे चुनाव आयोग के लिए भी देखा जा सकता है? देखिए विजय जी, मैं शायद इतना सीनियर नहीं हूं कि मैं ये भाषा का इस्तेमाल कर सकूं, ये शायद आप जैसे सीनियर लोग कह सकते हैं ऐसे, बट मैं इतना कहूंगा, एक युवा नागरिक होने के नाते मेरे टैक्स से इलेक्शन कमीशन फंडेड है, तो उनकी जवाबदेही बनती है, चाहे मैं सवाल पूछूं, चाहे राहुल गांधी सवाल पूछे, चाहे नरेंद्र मोदी जी सवाल पूछे। ऐसे में ये कहना कि ये आलतू फालतू की बात है, हम इसका जवाब नहीं देंगे, आप ये करिए वो करिए, फला कागज लाइए, आप स्पिरिट ऑफ द लॉ को लेटर से किल नहीं कर सकते। लेटर से किल नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की। आपने बीजेपी के संगठन की बात की, संगठन मजबूत है, आरएसएस बहुत मजबूत है, आरएसएस का सपोर्ट है, ये तो अब तो दिग्विजय सिंह जी ने भी कह दिया, तो ठीक है। तो उसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे वन मैन डिक्टेटरशिप चल रही है, जैसे आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जैसे आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जैसे आप टीम बना रहे हैं, क्या ये एक बड़ी पार्टी या लोकतांत्रिक पार्टी के लिए ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी गलती आप जो कर रहे हैं, वो लोग गलती कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो भाई आप 20 साल बाद कांग्रेस वाली स्थिति में होंगे, क्या आपको ऐसा लगता है? आप ये आपने मुझे 4 साल पहले कहा था। मुझे याद है हमारी चर्चा इस बारे में, तो लोगों ने बहुत कहा। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि देखिए एक समय ऐसा था, कांग्रेस ने जिसे कहते हैं ना हॉलोइंग द मिडिल, अपने मिडिल को एकदम खाली कर दिया था कि सिर्फ टॉप है और बॉटम है, मिडिल कोई है ही नहीं। तो कुछ ऐसा लगता है मुझे, हालांकि बीजेपी में मुझे अभी भी लगता है कि 2-3 ऐसे राज्य हैं जहां इनके पास एक कद के नेता हैं, उत्तर प्रदेश, असम और महाराष्ट्र। इसके अलावा आप देखें, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, तो यहां तो सर कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़े नेता हैं या इनका कोई स्कोप मुझे अभी दिख रहा है फ्यूचर में भी। तो ऐसे में क्या होगा कि जब
और मेरे फादर साहब से ही मेरी बात होती रहती है चुनाव को लेकर, तो कहते हैं, उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक और एंगल दिया। तो मैंने, कहते हैं कि तुम्हें पता है ये क्यों नहीं बनाते स्ट्रॉन्ग नेताओं को? मैंने कहा क्यों? बाकी थ्योरी तो हम सुनते रहते हैं, ये थ्योरी मेरे लिए भी नई थी और अच्छी लगी सुन के। एक कांग्रेस का एग्जाम्पल देखते हैं, वो देखते हैं जहां बंगाल में ममता जी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी पार्टी बना गई। शरद पवार जी स्ट्रॉन्ग महाराष्ट्र में, अपनी पार्टी बना गए। तो इनको डर लगता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग नेता आज दे देंगे तो जब सेंट्रल लीडरशिप जिस दिन कमजोर होगी उस दिन ये अपनी अपनी पार्टियां बना लेंगे। ये भी हालांकि हाँ, अच्छी थ्योरी है। हालांकि उमा भारती जी का उदाहरण जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बीजेपी की, क्योंकि आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी है और कार्डर आरएसएस का सेंट्रलाइज्ड है, शायद थोड़ा उनके लिए टफ हो, लेकिन बात में मेरिट है क्योंकि येदियुरप्पा जी ने किया था ये। नहीं, ये और येदियुरप्पा जी, आपको याद नहीं, शंकर सिंह वाघेला ने किया, कल्याण सिंह जी ने किया। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कई उदाहरण हैं। मतलब था कि येदियुरप्पा जी ने चुनाव हरवा दिया था बीजेपी को। जीत तो नहीं, नाराज हो गए तो बीजेपी को 20 साल लग गए, 15 साल लग गए। बिल्कुल बिल्कुल 15 साल लगे बीजेपी को दोबारा आने में, रीगेन करने में। बिल्कुल भी हुआ। लेकिन इसका एक और तर्क बीजेपी देती है कि भाई ये सारी नई लीडरशिप है, अब पहले दिन में तो चमकता नहीं है, स्पार्क होता है। तो ये दूसरा तर्क है कि जैसे राजीव गांधी ने किया था कि उन्होंने नई लीडरशिप को 80s में जब वो जनरल सेक्रेटरी बने तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के नए लीडर्स किए, और जो आज कांग्रेस की लीडरशिप है। तो ये लीडरशिप अगले 20 साल के लिए आपको मजबूत बीजेपी देगी। तो विजय जी, अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का रिजीम को हम इंदिरा गांधी जी से कंपेयर करें या राजीव गांधी जी से कंपेयर करें? मैं तो आपसे समझना चाहता हूँ ये दोनों। मैं क्योंकि आपके पास हिस्ट्री की भी ज्यादा मुझसे ज्यादा समझ है, तो मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने लीडर सिलेक्शन किया वर्सेस जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने किया, वो दो अलग तरीके थे और दो अलग प्रोडक्ट्स निकले उस प्रोसेस में से जी। तो ये जो हम देख रहे हैं, और ऐसे ही आडवाणी जी ने अपने समय में रीजनल लीडर्स को प्रमोट किया, अटल जी आडवाणी जी ने भी वैसा ही किया, और मोदी जी ने एक तरीके से। तो आप जब पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं तो मुझे एक चीज जो मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, कि राजीव जी का जो मेथड था वो अटल आडवाणी जी के मेथड के ज्यादा करीब था, और जो इंदिरा जी का मेथड है वो मोदी और अमित शाह जी के मेथड के ज्यादा करीब था। ये मेरा मानना है। ये समझ नहीं आया, आप इसको ठीक करें गलत करें? मैं ठीक गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि राजीव जी ने टैलेंट प्रमोट किया, तो बाद में आपको जो वाईएसआर रेड्डी जैसे लोग जो निकल के आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसे ही अटल आडवाणी जी ने प्रमोट किया मोदी जी को, वसुंधरा जी को, शिवराज जी को, तो उन्होंने आगे पार्टी चलाई। लेकिन जब जो लोग प्रमोट इंदिरा जी के समय हुए, उसके बाद उनमें से मेजॉरिटी कहां गए वर्सेस, और जो लोग मोदी जी के समय अभी आए हैं, इनका मुझे ज्यादा एग्जाम्पल क्लोज दिखता है जी। ये मेरी रीडिंग है। अभी आपके सामने मैं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हूं हिस्ट्री के मामले में, तो आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक तरीके से आपने उसको किया है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे समझते हैं कि आप 2026 में हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कहां ले जा रही है देश को? ये असेंबल इंडिया से मेक इन इंडिया पर पहुंचेंगे हम? देखिए राहुल, ये विजय जी, अब 26 में जो चुनाव की अगर हम बात करें, सबसे हाई वोल्टेज चुनाव बंगाल में होगा मेरे हिसाब से। तमिलनाडु, केरल, ये इंपॉर्टेंट है, बट केरल कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियंका गांधी के लिए इंपॉर्टेंट है। असम गौरव गोगोई जैसे नेताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों ऐसे राज्य जहां कांग्रेस का जीतने का चांस है। केरल में, असम से शायद ज्यादा है, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, बंगाल और असम, ये राज्यों में चुनाव होने हैं। और यहां कांग्रेस अगर दो राज्य पुडुचेरी को मिला ले तो 1.5 राज्य अगर ले जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जो शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ 25 में, वो 26 में रीसेट हो सकता है, अगर बंगाल भी ममता जीत जाती हैं फिर से। तो अगर ये राउंड 2022 में जो बीजेपी की ग्रोथ है असेंबली में 3-77 और जी परसेंटेज ऑफ वोट जिस तरह से हाई हुआ है, क्या 2027 के चुनाव मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको लगते हैं? आप 26 की बात कर रहे हैं? सॉरी 26 के, 2026 बंगाल के चुनाव। देखिए सर, 2021 का चुनाव था बीजेपी का ऑफिशियल अनाउंस करना कि हम नंबर 2 पार्टी हम। वोट शेयर में भी बहुत बड़ा जंप आया, लेकिन वो काफी पीछे थे ममता बनर्जी से। इस बार भी उनके लिए एक बहुत ही कठिन चुनौती है, लेकिन वो कैसा परफॉर्म करेंगे ये डिपेंड करेगा कि ममता जी की पार्टी इंटरनली कैसे परफॉर्म करती है, मतलब उनके अंदर के फैक्शंस, नेता। आप देखिए इस समय
बंगाल में एक अपने ओवैसी खड़े हो गए हैं, हुमायूं कबीर। तो ये सब चीजें चलेंगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी भी तृणमूल, देखिए तृणमूल ने बीजेपी को पटकनी दी 2024 लोकसभा में, उसमें भी दलित वोट का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जो दलित वोट बीजेपी की तरफ आया था बड़े बहुत भारी मात्रा में, ओबीसी, दलित और ये एसटी, वो तृणमूल की तरफ वापस गया। वोट जो है, घुसपैठिया का जो इशू है, वो किसको फायदा पहुंचाएगा, बीजेपी को या ममता जी को? ये डिपेंड करेगा कि सामने से क्या जवाब आता है और क्या सवाल है। क्योंकि देखिए बंगाल में ऐसे कुछ इलाके हैं जहां 60-70% मुस्लिम आबादी है और वो सब बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो बॉर्डर के ऐसे इलाकों में जो हिंदू पोलराइजेशन है वो तो बीजेपी की प्रति होगी। क्या इसका असर बंगाल के और हिस्सों में होगा, ये देखना अभी बाकी। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर जो सांगठनिक बदलाव होंगे उनका एक बहुत महत्व रहेगा। अगर वेणुगोपाल जी सही में केरल की राजनीति में चले जाते हैं तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन बनेगा? सचिन पायलट का नाम आ रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आ रहा है। तो राहुल गांधी को इस समय पार्टी के अंदर एक अलाय की जरूरत है, एक ऐसा एलाय जो उनके स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करे, ओवरलैप ना करे। अभी ऐसा लगता है कि राहुल जी के आसपास मोस्टली वही लोग हैं जो उनके जैसा सोचते हैं, उनकी जैसी बात करते हैं। राहुल गांधी अगर एक आइडियोलॉजिकल मेंटोर बनना चाहते हैं कांग्रेस के तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में उन्हें एक एग्जीक्यूशन वाला बंदा चाहिए। वहां जो जीएस ऑर्गेनाइजेशन है, एक समय में जो गहलोत साहब थे, क्या वहां पर एक हैवी वेट को लाया जा सकता है जिसको सही में चुनाव जीतने की कला आती हो? मुझे लगता है ये बहुत अहम रहेगा। और पार्टी पॉलिटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी के अंदर यूपी और गुजरात में क्या समन्वय बनता है ये बहुत अहम रहेगा। क्योंकि आप भी अभी एक शो पर थे, मैं देख रहा था, जहां पे यूपी में अभी क्या गर्मी शुरू हो गई है चुनाव की ऑलरेडी, कि ब्राह्मण एमएलए का नहीं होगा, कास्ट बेस्ड गैदरिंग्स नहीं होंगी। ये मुझे लगता है कुछ संकेत दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है। आपने कहा कि राहुल जी को एक एलआई चाहिए पार्टी के अंदर और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी में अभी नए नए अध्यक्ष आए हैं, नितिन नवीन साहब नौजवान है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, बिहार से जुड़ रहे हैं। क्या आप उनको एक इंटर्न प्रेसिडेंट देखते हैं या उनके लिए हम चैलेंज के तौर पर कहें भाई ये 4 इलेक्शंस हैं, बताना मुझे कि क्या हुआ आपका रिपोर्ट कार्ड? बीजेपी की इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ भी प्रेडिक्शन करना बहुत ही रिस्की है सर। तो कितने नाम चल रहे थे, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, उन सब को चित करते हुए जो नाम अंत में आया नितिन नवीन का, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो सर मुझे लगता है कि ये स्पेक्यूलेशन से मैं बचना चाहूंगा। उनको शुभकामनाएं हैं, वो प्रेसिडेंट बने हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी के। और मैं तो बस यही चाहूंगा कि कोई भी जो भी नए पद पे आ रहे हैं वो एक युवा भारत और एक डायनामिक भारत का नेतृत्व करने में मदद करें, नए भारत की चुनौतियों को समझें और उनके सॉल्यूशंस लाने में मदद करें। मुझे लगता है सबसे बड़ी जरूरत यह है। चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन एज अ कंट्री एक आखिरी मेरा मैसेज 2026 का ये है कि 25 एक बहुत चैलेंजिंग साल रहा, 26 उम्मीद करूंगा कि देश आगे बढ़े और जो हमारी चुनौतियां हैं उनको हम अच्छे से टैकल करें। चलिए, बहुत अच्छे मैसेज के साथ आपने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। क्या आपने बहुत अच्छे से सारी बातों को समझाया, इकोनॉमिक्स से लेकर पॉलिटिक्स तक, और पॉलिटिक्स ही इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स ही पॉलिटिक्स से आजकल तो काफी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपको नए साल में भी हम तकलीफ देते रहेंगे, जैसे पूरे साल आपने समझाया है। कुछ और कोशिश कीजिए कि हम थोड़ा और समझ पाए। तो बुद्धि है ना, टाइम लगेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।